is in normal form, जहां पे A is a m cross n matrix. So अगर A m cross n matrix है तो ये जो P matrix होगा ये आपका m cross m होगा, और जो n matrix होगा that will be n cross n. So यहाँ पे A rectangular matrix हो सकता है, but P and Q matrices have to be square matrices. So ये आपको ध्यान में रखना है. A can be a square matrix, sorry, a rectangular matrix, but P and Q have to be square matrices. चलिए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. अब किसी भी मैट्रिक्स A को अगर हम आइडेंटिटी से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is, I can write a matrix A in this form. Now अब हमारा एम क्या होगा, हमें I have to convert I into P and Q into A, और ये जो हमारा होना चाहिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म में आना चाहिए. नॉर्मल फॉर्म मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का और बाकी सारे जीरोस. तो जो रो ऑपरेशंस हम करेंगे इस मैट्रिक्स पे, वो सारे रो ऑपरेशंस हम ये लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे. ये मैट्रिक्स ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए हम टच नहीं करेंगे, और जितने भी कॉलम ऑपरेशंस करेंगे हम इस पे, वो सारे हम इस पे करेंगे, इस मैट्रिक्स पे करेंगे. सो ये जो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में है सेंटर में, इस पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे. सारे रो ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे और सारे कॉलम ऑपरेशंस राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे. तो जब ये हमारा मैट्रिक्स ए नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस हो जाएगा तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा क्यू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ you find two square matrices P and Q such that PAQ is in the normal form. तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग. अब PAQ अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तब हम दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं P इनवर्स से. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे P से. सो दिस इज व्हाट विल गेट, एंड दिस विल टेल अस दैट A इनवर्स इज इक्वल टू QP. तो अगर हमारा A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये P और हम इस तरह से PAQ फाइंड कर रहे हैं, तो A इनवर्स विल बी Q टाइम्स P. और ये हमें ध्यान में रखना है, A इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स नॉन सिंगुलर. चलिए प्रॉब्लम देखते हैं. फाइंड the rank of the following matrices by reducing it to normal form, and also find A inverse if it exists. एक मिनट, इसमें आप ऐड कर लो. to find the rank of by reducing it to the norm by reducing it to the normal form such that PAQ is in normal form. By reducing it to normal form such that PAQ is in normal form. तो वो और ऐड कर लो, नहीं तो फिर ये पिछले बार वाले प्रॉब्लम से की तरह ही हो जाएगा. यहाँ पे आप PAQ और लिख लो, PAQ. By reducing it to normal form such that PAQ is in normal form, वो लिख लो. ये इधर ठीक नहीं बैठ रहा है इंग्लिश में. ओके, सो ये मैट्रिक्स ए हमने लिया. अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है प्रोवाइडेड दिस इज नॉन सिंगुलर. हम इसके बारे में, जहां स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके बारे में ये कह सकते हैं. और अगर यही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती सो स्ट्रेट अवे हम ए इनवर्स उसका फाइंड कर ही नहीं सकते. अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा. अब हम ये रो ऑपरेशंस कर रहे हैं ये दो एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए. तो ये दो रो ऑपरेशंस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं ये हमें इस मैट्रिक्स में भी करने हैं. सो इस मैट्रिक्स पे जब हमने ये दो रो ऑपरेशंस किए तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई. और देखिए हमने ये ए मैट्रिक्स और ये जो राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हमने टच नहीं किया है. अब हम सेकंड और थर्ड रो की मदद से थर्ड रो को पूरा जीरो कर दे रहे हैं. अगेन वी आर डूइंग रो ऑपरेशंस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इस पे करेंगे. तो
इस पर सेम रो ऑपरेशन इस पे भी करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया. अगेन यू सी वी हैव नॉट टच्ड ए एंड दिस राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब हम आते हैं कॉलम ऑपरेशन पे. अब जब हम ये कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉलम ऑपरेशन हम ये वाली मैट्रिक्स पे करेंगे. तो देखिए C1 को 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी C1 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया है. और अब क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारी अनटच्ड रहेंगे. अगेन वी डू दिस कॉलम ऑपरेशंस टू मेक दीज टू एंट्रीज जीरो. तो वो कॉलम ऑपरेशंस हमने इधर भी किए हैं. फिर ये कॉलम ऑपरेशन किया. अगेन वी परफॉर्म द कॉलम ऑपरेशन हियर. फिर कॉलम ऑपरेशन किया तो वो हमने इधर भी परफॉर्म किया. अब ये देखिए हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया है जहां पे ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो दिस इज I2, दिस इज zero matrix of order 2 cross 1, this is zero matrix of order 1 cross 2 and this is zero matrix of order 1 cross 1. तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया है. तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगा ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा Q हो जाएगा. ओके, तो हमने P और Q फाइंड कर लिया. अब ये देखिए नॉर्मल फॉर्म वाले मैट्रिक्स में हमारी एक रो और एक कॉलम जीरो है. दैट मीन्स अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे so that will come out to be zero. That means rank of A is 2 which is less than 3. So matrix A is a singular matrix and therefore A inverse does not exist. जबकि A हमारा ओरिजिनली स्क्वायर मैट्रिक्स था बट क्योंकि रैंक ऑफ A ऑर्डर ऑफ A से कम है इसलिए दैट मीन्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर आपको वैसे भी नहीं याद रहा था तो आप इधर देख लो. ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हुआ है इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो आप देख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा. सो दैट मीन्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स and therefore A inverse cannot be found out. So just go through it. कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लो. एक मिनट हम फिर से रिपीट कर देते हैं. हमने मैट्रिक्स A को ऐसे लिख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम्स A टाइम्स अनदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जितने रो ऑपरेशंस हम लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स पे करेंगे वो हम लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करेंगे. जितने कॉलम ऑपरेशंस हम लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स पे करेंगे वो सारे हम राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करेंगे. और वो करके जब लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स P में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स Q में कन्वर्ट हो जाएगा. सो जस्ट गो थ्रू इट अगेन. कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए. Okay, now this is again a 3 cross 3 matrix.
सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये नॉन सिंगुलर होगा. सो लाइक इन द प्रीवियस वे वी डिड, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए एंड ऑल्सो फाइंड matrices P and Q such that PAQ is in the normal form. Try करिए, tell me the rank of this, और ये भी बताइए साथ में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं. मैम इसका रैंक 3 आ रहा है. हाँ, इसका रैंक 3 आएगा. तो ये आ जाए, ये देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है ऑफ ऑर्डर 3. सो द रैंक विल बी 3. गुड. अब देखिए इसका रैंक 3 है ए का, और ए का ऑर्डर भी 3 है. इसका माने
ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आगे लिखा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स इफ पॉसिबल। तो हेंस फाइंड माने आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करके ही ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने देखा था ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स पी। सो मैट्रिक्स क्यू यहाँ रख लीजिए, मैट्रिक्स पी रख लीजिए, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड दैट विल गिव यू ए इनवर्स। एंड लेटर ऑन यू कैन वेरीफाई दैट ए, ये ए इनवर्स है, ए आपको क्वेश्चन में दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी ही आएगा। जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीन पे देख लें अगर कुछ 2 मिनट के लिए एंड देन विल कंटिन्यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी तक हमने जो दोनों लिए थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स थे, सो अब हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स जो है दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, ए में देखिए 3 पहले आ रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो ऑफ ऑर्डर 3 होगी, और 4 बाद में आ रहा है तो सॉरी ए के राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो ऑर्डर 4 की होगी। एंड नाउ लाइक दिस व्हेन यू प्रोसीड यू विल फाइंड दैट ये जो रैंक ऑफ ए विल बी 2 एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू। सो टेक दिस एज अ होमवर्क। आप इसको solution I have written, the rank of A will come out to be 2 और ये P और Q आपका जो आप जैसे रो और कॉलम ऑपरेशंस करेंगे आ जाएगा। अगर आपका रैंक 2 नहीं आता है देन जस्ट लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट एंड शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। अब ये बताइए पहली चीज कि रैंक ऑफ ए तो हमें कैलकुलेट करनी आ गई है, बहुत तरीकों से हमने देख लिया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आप रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम्स को रो में। सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होगा या अलग अलग होगा, और सेम होगा तो क्यों होगा? मैम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेम होगा मैम, और बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके लिए भी सेम ही होगा। सेम ही होगा, रैंक ऑफ ए दोनों केस में सेम होगा। देखो अगर ये आपका मैट्रिक्स है से 1 0 0 0 2 1 0 0
0 0 से, अगर ये आपका मैट्रिक्स ए है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक हो जाएगी 2, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक 2 नॉन जीरो रोज है, एक रो 0 है। अब अगर आप इसका ए ट्रांसपोज लेते हो तो क्या हो जाएगा? चलो हम यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर देते ताकि ये कॉलम 0 ना रहे। सपोज दिस इज 9, ठीक है। अब जब हम इसका ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? 1 0 9 0 1 0 1 0 9 2 sorry 2 1 0 and then 0 0 0. ओके, अब अगर आप ए का डिटरमिनेंट लोगे तो 0 आएगा क्योंकि लास्ट रो 0 है। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लोगे तो भी 0 आएगा क्योंकि एक कॉलम 0 है। तो दोनों की रैंक 3 नहीं हो सकती। अब इसका हमने ये सब डिटरमिनेंट लिया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है। इधर भी हमने ये सब डिटरमिनेंट ले लिया, इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, तो दोनों की रैंक 2 हो गई। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में तो आपने देख लिया दोनों की रैंक सेम होती है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने आपको बताया था, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, सो द रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू, अगर if A is a m cross n matrix, I had told you initially, then rank of A will be less than or equal to minimum of row or column m comma n, या row number of rows and number of columns m comma n का, this will be less than equal to this. अब अगर आप A ट्रांसपोज की बात करो, A ट्रांसपोज will be a matrix of order n cross m, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज का? This will be also less than minimum of number of rows and number of columns, that is n cross m. So दोनों का सेम ही हो जाएगा, क्योंकि रैंक निकालने के लिए आपको हमेशा, अगर आप डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो डिटरमिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको सब स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। सो और ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की रैंक सेम ही आएगी। So rank of A and A transpose will always be same irrespective of whether the matrices are square or rectangular. आप चाहें तो कोई भी मैट्रिक्स लेके ट्राई कर सकते हो, उसका और उसके ट्रांसपोज का वो रैंक सेम ही आएगी। ओके, सो एक्चुअली आई शुड पुट दिस इन ब्रैकेट, rank of A is always equal to rank of A transpose. Okay, now show that rank of A transpose is same as rank of A, और क्योंकि rank of A और rank of A transpose same है तो इसको हम as well ये भी लिख सकते हैं, rank of A transpose is equal to A transpose. Now rank of A transpose is less than equal to rank of A because product of two matrices cannot exceed the rank of the either matrix. अगर आपको इससे समझ में नहीं आता तो आप इसका, अगर A आपका क्या है, सपोज m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? n क्रॉस m. सो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा आपका m क्रॉस m. तो इसकी जो रैंक है वो ज्यादा से ज्यादा m हो सकती है, और A की रैंक क्या होगी? A की रैंक भी या तो m हो सकती है या n हो सकती है। सो दैट इज व्हाई दिस कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड। अब अगर हम A ट्रांसपोज को B ले लेते हैं, दोनों साइड को हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगेन यूजिंग द सेम फैक्ट वी विल हैव रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ B, but rank of A transpose and A is same, so rank of A is less than rank of B, and from 1 and 2 you have that these two ranks are equal. यही कॉन्सेप्ट दोनों जगह लगाया है कि ये जो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द आइदर रैंक। ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जो हमने आपको भी बताया है कि रैंक ऑफ ए
if A is a m cross n matrix, the rank of A will be less than equal to minimum of m comma n, उससे भी डायरेक्टली आपका ये चीज आ जाएगा. ओके, सो ये तो था बेसिक चीज कि कैसे कि डिफरेंट वेज में हम रैंक फाइंड कर सकते हैं. अब रैंक का जो मेन यूज होता है दैट इज इन फाइंडिंग solution of system of linear equations. So we'll see how we'll use the rank to solve these. अब हमने यहाँ पे system of 3 equations in 3 unknowns consider किया है. This can be extended up to n equations in n unknowns where n is any finite positive integer. Just for the sake of simplicity, और हमने इसको 3 equations in 3 unknowns ले लिया. So ये 3 equations हो गए, 3 unknowns हो गए x, y, z. अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, तभी हम रैंक की बात कर पाएंगे. तो देखिए ये x x x है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, y के कोफिशिएंट्स को हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, z के कोफिशिएंट्स को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, या फर्स्ट रो में x y z के कॉलम्स को फर्स्ट रो में लिख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स को सेकंड रो में लिख देंगे, एंड लाइकवाइज इन द थर्ड रो दिस विल बी योर मैट्रिक्स A. इसके बाद x y z दैट इज द अननोन कॉलम वेक्टर, और ये जो राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिख देंगे, दैट इज d1 d2 d3 लाइक दिस. सो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b. A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स of the unknown column vector x and b is the right hand side matrix. So ये हमारा हो गया matrix form of the different system of equations. अब यहाँ पे क्योंकि ये b नॉन जीरो है, so this is called as non homogeneous. अगर b जीरो हो जाएगा तो ये homogeneous हो जाएगा. तो पहले हम लोग नॉन homogeneous के लिए बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगर b जीरो हो जाएगा तो फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है. So now we'll start with system of non-homogeneous linear equations. That is, right hand side is not equal to 0. अब ये हमने एक बार system लिख लिया, then we form a matrix A dotted line B. This matrix is also called as augmented matrix. Augmented. This is M. This is called as augmented matrix. In some books you will find that this augmented matrix is represented by C. उसमें A dotted B नहीं लिखते, directly C लिख देते हैं. So it's another just a notational thing. आप जो use करना चाहें use करें, but अगर C लिख रहे हैं तो बता दें C क्या है. Like you have to then write C is equal to this matrix A dotted line with B, and then in place of this you can write C. So it's entirely your choice. So this is called as augmented matrix, AUGMENTED, augmented matrix. तो अगर rank of augmented matrix is not equal to rank of A, then system is inconsistent, that is it does not have a solution. अगर rank of augmented matrix is same as rank of A, then we have two cases. अगर ये number of unknowns के बराबर है तो हमारा unique solution होगा, और अगर ये number of unknowns से less है then you will have infinite number of solutions. अब कैसे हर केस में अलग अलग solutions निकालेंगे, that we will see now through the examples. So अगर augmented matrix और matrix A का रैंक सेम नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट. अगर दोनों का रैंक बराबर है तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, बट उसमें हमारे दो सब केसेस आएंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आएगा. सो नाउ लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स कि हम हर केस के लिए एग्जांपल देखेंगे और उसके लिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे
अदर देन इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए, पहला है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो इफ पॉसिबल। सो द क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसलिए लिखा है कि अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, सो ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स में x y z, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं 2, 3 एंड 2, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। y के कोफिशिएंट्स -3, 1 एंड 19 ये हमने सेकंड कॉलम में लिख लिए। और z के कोफिशिएंट्स 7, -3, -47 ये हमने थर्ड कॉलम में लिख लिए। हमारा अननोन वेक्टर कैपिटल X is x, y, z and the right hand side vector B is ये right hand side 5, 13 and 3, 32। चलिए यहाँ पे ये मिस हो गया तो 32 this is there। Okay, let me correct it over here। This is 32। Okay, so ये 5, 13, 32 ये लिख लिया। Now we form this augmented matrix A dotted line with B। तो ये मैट्रिक्स A पूरा का पूरा यहाँ लिख लिया, फिर ये डॉटेड लाइन लगाई और फिर ये राइट हैंड साइड कॉलम वेक्टर B हमने लिख दिया। देखिए, अगर आपकी डॉटेड लाइन लगाना भूल जाएंगे then this will mean that you are considering a 3x4 मैट्रिक्स, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा मैट्रिक्स तो A 3x3 का है, ये जो राइट हैंड साइड कॉलम वेक्टर लगाया है इसकी वजह से ये हमारा ये आ गया, इसीलिए हम इधर डॉटेड लाइन लगाएंगे ताकि जब एंड में हमें फिर से इसको AX इक्वल टू B। हाँ, इसे अलग अलग मैट्रिक्स में नहीं लिख सकते हैं? अलग अलग में मतलब ये जो लिखा है, मैं एक मैट्रिक्स जो 3x3 का अलग मैट्रिक्स लिख दिया और एक 1x3 का मैट्रिक्स 3x1 का अलग लिख दिया। नहीं, वो हम लोग ये साथ में इसलिए लेते हैं कि ताकि जो रो ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे वो साथ में इस पे भी होते जाएं, इसलिए इसको साथ में लेके चलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे, देखो पूरा प्रॉब्लम। तो इसको हमने ये लिख लिया, ये डॉटेड लाइन लगाना बहुत जरूरी है, दैट विल शो दैट दिस कॉलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इन प्रॉब्लम्स में आपको ये ध्यान रखना है, आप इसमें कॉलम ऑपरेशंस यूज नहीं करेंगे, खाली रो ऑपरेशंस यूज करेंगे। देखिए, जब आप रो ऑपरेशंस यूज करते हैं तो आप खाली रोज के बीच में या तो इंटरचेंज करते हैं या वो करते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉलम ऑपरेशंस करते हैं तो ये जो आपके ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ये चेंज हो जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं, तो उससे पूरा आपका सिस्टम चेंज हो जाता है। इसलिए व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप हमेशा खाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस यूज नहीं करेंगे। कीप दिस इन माइंड। अब इस मैट्रिक्स को द सिंपलेस्ट वे है, आप इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज ये जो आपका ये मैट्रिक्स है, इसको आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। दैट मींस मेक दीस टू जीरो, दिस जीरो, एंड देन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस, जिसमें हमारे नंबर ऑफ कैलकुलेशन सबसे कम यूज होंगे। सो वी विल फॉलो दैट ओनली, बट अगर आप चाहें तो इक्लॉन या नॉर्मल फॉर्म को भी करके कर सकते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। सो अब हमने R2 I replace by R2 minus R1, so हमें ये सेकेंड रो मिल गई, and I replace R3 by R3 minus R2, so I get this row. Now I interchange first and second row and I make this entry 0 by performing R2 minus 2 R1। तो हमारी ये दोनों एंट्रीज देखिए 0 हो गई। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लास्ट रो पूरी 0 कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ देखिए, आप देखिए इसमें -2 का अंतर है, इसमें -2 का अंतर है। सो हम खाली अगर इसको 2 टाइम्स इसको लेके इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारी रो 0 हो जा रही है। अब ये 0 अगर पूरी रो 0 हो जाती तो बात अलग थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए की रो 0 है, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रो 0 नहीं है, क्योंकि उसमें एक नॉन जीरो एंट्री है। इसका माने क्या हुआ, ये ए की रैंक तो 2 हो गई, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई, क्योंकि
हमारा अगर आप ये मैट्रिक्स ले लें, सो दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इसकी रैंक 3 हो गई. सो दैट मीन्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट सेम एज रैंक ऑफ ए, which means system is inconsistent and therefore the solution does not exist. So यहाँ पे आपको ये ध्यान देखना है, आपका मैट्रिक्स ए तो ये है, बट आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा मैट्रिक्स ए है. दैट इज A is a matrix of order 3 cross 3 in this particular problem, and augmented matrix is of order 3 cross 4 in this particular problem. So यहाँ पे rank of A 2 है, but rank of augmented matrix A भी 3 है. जैसे आपने ये 3 कॉलम्स ले लिए आपने, या आप ये दोनों और ये थर्ड कॉलम, कोई भी 3 कॉलम्स आप लेके आप चेक कर सकते हैं. वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो, सो द रैंक ऑफ दिस विल बी 3. अब ये दोनों रैंक बराबर नहीं है, इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन टू द सिस्टम विल नॉट एग्जिस्ट. आप चाहे तो इसको, जैसे आप क्रामर्स रूल वगैरह से जो 12th क्लास में यूज करते थे, उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं. इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रैंक ऑफ ए इज 2. दैट मीन्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 0 एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट. गो थ्रू दिस वंस. कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए. मैम मैम उसमें एक समझ नहीं आई कि मैम जैसे जो ऑगमेंटरी मैट्रिक्स होती है तो वो जैसे ये क्वेश्चन है तो मैम उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है. अगर मैम जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें मतलब लास्ट वाली जो रो है वो तो मैम जीरो हो जाती है, तो फिर नहीं, हर केस में जीरो नहीं होगी. आप देखेंगे, ये तो भी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया है, अभी हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो वो आप देख लीजिए और उसके बाद फिर हम बात करेंगे. ठीक है. जैसे हमने आपको 3 केसेस बताए, हर केस के लिए हम आपको एक एक एग्जांपल पहले बताएंगे. ठीक है. उसके बाद फिर जो आपको उसमें कंफ्यूजन हो वो पूछेगा. हर केस में लास्ट रो 0 नहीं होगी. ठीक है. ओके. तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, दैट इज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये सिस्टम है, और इसका हमें सोल्यूशन निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वो उसको भी हमें देखना है. और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह हम लिख देंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. अगेन x के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, y के कोफिशिएंट्स को सेकंड में, एंड z के कोफिशिएंट्स को थर्ड कॉलम में. दिस इज द अननोन कॉलम मैट्रिक्स x एंड दिस इज द राइट हैंड साइड कॉलम मैट्रिक्स b, जो 6, 5 और 8 है. अगेन वी फॉर्म द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB, मैट्रिक्स A विद अ डॉटेड लाइन एंड देन B. अब ये रो ऑपरेशंस हमने करके ये दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 कर दिया. फिर हमने परफॉर्म किया R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस R2, तो हमारा ये आ गया. R3 इज रिप्लेस बाय this minus 2, so this is minus 3. okay, so this is minus 3. ठीक है. अब यहां देखिए इस केस में अब ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया. देखिए ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया. सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अब
स्टॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो हमारा ये वाला, ये हमने अलग लिख लिया, कॉलम अननोन कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड लिख लिया, और ये जो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। यही आसानी होती है डॉटेड लाइन लगाने में कि आप इसको जब चाहें कंबाइन कर सकते हैं, जब चाहे इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। और क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशंस नहीं यूज कर रहे हैं तो जो कॉलम जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिस्टम के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला इक्वेशन आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरा आ जाता है -2y प्लस जेड इक्वल टू -1, तीसरा आ जाता है -3z इक्वल टू -9। अब देखिए लास्ट इक्वेशन में खाली एक वेरिएबल है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से z की वैल्यू मिल गई, तो सेकंड लास्ट इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल हैं, जहां पे एक वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज z इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी y की, दैट इज y इक्वल टू 2। और जब y और z की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1। दिस इज कॉल्ड एज बैक सब्स्टिट्यूशन, माने आखिरी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, सेकेंड लास्ट से उस आखिरी इक्वेशन को यूज करते हुए सेकेंड लास्ट इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल के निकालते हैं, एंड इन दैट वे you get the value of all the variables. So this is called as back substitution method. So एक बार आपने upper triangle में क्योंकि इसको convert कर दिया है, so by back substitutions we will have the solution. And in this case आप देखिए solution आपका यूनिक आ रहा है। एक तो कैलकुलेशन से भी यूनिक आ रहा है। कैलकुलेशन करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें ये हमारा मैट्रिक्स ए ये हो गया, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 3 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भी क्या है, 3 है। सो दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मींस क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो और इस केस में आप जो अभी तक पढ़ते आए थे उसमें आपने कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात नहीं सुनी थी, और इस केस में खाली आपको यूनिक सोल्यूशन ही मिलता है, और वही यूनिक सोल्यूशन हमको यहाँ पे मिला है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ओके, सो अभी कुछ समझ में आया होगा आपको, जिसने क्वेश्चन पूछा था कि हमेशा ये लास्ट रो 0 नहीं होती है, जैसे इस केस में हमने देखा ये लास्ट रो ए की लास्ट रो 0 नहीं थी। मैम हमने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, अगर इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना तो हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो, पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आप कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते, खाली रो ऑपरेशन यूज करना है, करके आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। बट व्हाट माय क्वेश्चन इज व्हाई डू, अब जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो ये आपने यहाँ 3 जीरोस करे, आपको ये 3 जीरोस और लाने पड़ेंगे तब, और यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को 1 लाना पड़ेगा, तब आपका ये जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो उससे डायरेक्टली आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। बट आपको उसके लिए कितने ऑपरेशंस और करने पड़ेंगे, मिनिमम 3 ऑपरेशंस यहाँ पे ये 3 को 0 करने के लिए, प्लस 2 या 3 ऑपरेशंस यहाँ पे डायगोनल को 1 लाने के लिए। सो व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्टली ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों डिवोट करना चाहते हो? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा जीरोस बनाने के लिए, प्लस जब आप एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस करोगे तो उसमें आपके मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो इट्स दिस इज द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे in which you can find the solution of the system of equations, जिसमें तीनों केसेस आपके कवर हो जाएंगे। बट अगर स्टिल इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डू इट, फाइन, गो अहेड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। ये हमारा है, अगेन हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। सो x के कोफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट्स सेकंड कॉलम में, z के कोफिशिएंट्स थर्ड कॉलम में, एंड राइट हैंड साइड हियर। अब अगेन हमने, आप देखिए रो ऑपरेशंस करके हमने इसको अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस कर दिया। ये हमारा मेन डायगोनल है,
तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस हो गया। अब देखिए इस केस में जब आपने अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस कर दिया, उसके बाद आप ये देख रहे हैं पूरी लास्ट रो 0 है, माने मैट्रिक्स ए की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी पूरी लास्ट रो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक 2 है, और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये पूरा वाला, इसकी भी रैंक 2 है। तो दोनों की रैंक बराबर है, तो इसका माने सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। बट दिस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3, एक्स वाई जेड 3, और जबकि रैंक इसकी 2 है। सो सिस्टम कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट इस केस में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये होने के बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो फर्स्ट और इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0z इक्वल टू 0, क्योंकि 0 into z will give you 0 और 0 equal to 0 is correct, so we write it in this form. This step is important, जो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड इक्वेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब 0 into z is equal to 0। अब z की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सभी वैल्यूज के लिए आप z की कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, उसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। So that is why we take z equal to some constant, arbitrary constant k, where k can take any real value। अब real values कितनी होती हैं, infinite होती हैं। So that is why we say you have infinitely many solutions, क्योंकि जब आप k की एक वैल्यू पुट करोगे, सपोज यू पुट k equal to 1, तो आपको एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सपोज यू पुट k equal to say -5, you get another set of solution. Suppose you put k equal to say 10, you get third set of solution. इस तरह जैसे जैसे आप k की वैल्यू बदलते जाओगे, suppose you take k as say 2.5, you get another set of solutions. So इस तरह जब आप, since k is arbitrary real constant, तो k can take any real values, और क्योंकि real values infinite है तो हमें infinite set of solutions मिलेगा। ओके, सो हमने z equal to k ले लिया। अब जब z equal to k इधर पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई k के टर्म्स में, दैट इज -2 + 3k, और जब z और y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस केस में चांस की बात है आपको x की वैल्यू रियल मिल रही है, नहीं तो आपको जैसे आपको y और z k के टर्म्स में मिला था, ऐसे ही x भी k के टर्म्स में मिल सकता है। So that will differ from problem to problem. So this is the infinite set of solutions, जहां आप k की वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको different set of solutions निकलते जाएंगे, बट ये जो भी set of solution निकलेगा वो इस सिस्टम को satisfy करेगा। Is this part okay or no? ये जो infinite solution निकालने का पार्ट है, is this okay or no? Okay. अगर डाउट है तो पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली आई ट्राई एंड एक्सप्लेन। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देंगे इसको। ओके, मैम नोट्स मिल जाएगा क्या? हाँ पहले पढ़ाई तो करो, बाद में नोट्स की बात करना, पहले पढ़ो तो सही। ओके, यहाँ तक तो कुछ नहीं करना, आपको अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस करना है, और जो आपका फाइनल आ जाए वो यहाँ तक आ जाएगा। दिस यहाँ तक का प्रोसेस तीनों केसेस के लिए सेम है। अब यहाँ आने के बाद हमने देखा रैंक ऑफ ए भी 2 है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 है, which is less than number of unknowns. Number of unknowns कितने हैं, 3 हैं, x, y और z. So इस केस में हमारे infinite number of solutions होंगे। So infinite number of solutions को निकालने के लिए इसको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा मल्टीप्लाई करके आए वैसा लिख दीजिए। थर्ड वाला आप देखेंगे पूरा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो आप इस इक्वेशन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आप इस इक्वेशन में
देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आना ही चाहिए। सो लेट्स टेक इट एज z, सो 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख देते हैं। सो ये इक्वेशन हमेशा 0 ही रहेगा और सेटिस्फाई भी करेगा, सो वी राइट इट लाइक दिस। अब z की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? दिस विल सेटिस्फाई फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ z। रियल वैल्यू हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स इसमें है, इधर इंटीजर है, बट अगर हो सकता है यहाँ पे आपके फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, सो वी जस्ट टेक इट एज रियल नंबर्स। सो रियल नंबर, दैट इज व्हाई वी टेक z एज सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट k। तो k आया। अब जब k की वैल्यू, z की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो हमारी y की वैल्यू ये आ गई। z, y और z की वैल्यू जब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम में हो। वी विल सी इन अदर प्रॉब्लम्स द वैल्यू ऑफ x may also depend on k। तो हमारा ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ गया। अब देखिए, अगर हमने k की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे 1 रखी, तो हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। ये हमारा एक सेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, इधर इसके साथ इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मान लीजिए सपोज हमने k इक्वल टू से 5 रख दिया 1 की जगह, k इक्वल टू 5 रखा, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, k equal to 5 रखा, 15 minus 2 is 13 and k equal to 5 rakha, this is my another set of solution. Now suppose if I put k equal to say if I put say 7/3, क्योंकि रियल हमने कहा रियल भी हो सकता है, सो x की वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3 दैट इज 5 और z की वैल्यू हो जाएगी 7/3। सो इस तरह से अगर आप k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दोगे तो आपको डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और ये सारे सॉल्यूशंस ही ये आपके इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। दिस यू कैन वेरीफाई। हमने ये 3 वैल्यूज लिए, आप कोई भी वैल्यू लेके ट्राई कर सकते हो एंड दैट इज व्हाई वी से इन दिस केस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर। आप एक बार घर में जाके वापस से पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट टाइम आई विल रिपीट दिस अगेन एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस जो भी आपको डाउट्स हो। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आजकल हमारी रोज 1 बजे मीटिंग है, सो आई हैव टू रश, और जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट टाइम विल डील विद इट। और आपको जो ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द क्लास। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। कोई बताओ। क्या बताया अभी? अटेंडेंस वाला ना ना ना, नहीं होता। अच्छा मैम स्क्रीनशॉट लेती है। रिकॉर्डिंग चालू हो, जल्दी लिख कर जाओ सब। जाओ भाई साहब, पूरा पैसा दिए हो, बस 2 लोग को छोड़ देना। चलो पूरा शो काम देख हो के गया। जाओगे। राज चलो निकलो, राज निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, चलो। दुकान तो बैठ भाई, दुकान को बैठा दो यहीं पे। वो भाग गई भाई।